जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के बारे में। 10th क्लास में पहला चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोबाइल की, जैसे मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है चार्ज का। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले, इसके बाद आगे जो भी टर्म्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या पॉसिबल नहीं है? घर पे हमारा एसी चलता है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, बल्ब है, एलईडी है, सारे जो इक्विपमेंट है सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो समझो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ना मोबाइल होता, ना लैपटॉप होते, ना अपना एसी, कूलर, फैन, जितने इक्विपमेंट है वो सारे नहीं होते। इससे क्या हमारी लाइफ में बहुत ही इफेक्ट पड़ता, हम आधुनिक दुनिया पे नहीं जा पाते। हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखते हैं क्या क्या टर्म्स इसमें आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने ऐसा देखा होगा, यहाँ पर क्या है, एक छोटा बच्चा है जो बैठा है किसी एक चेयर के पास। इसके बाल अगर देखें तो इसके हेयर कैसे है, एकदम बाल इसके खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो चार्ज क्या है, एक ऐसा किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करती है। क्या अप्लाई करती है? फोर्स। कैसे अप्लाई करेगी? जैसे सपोज दैट मेरे पास एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में मैं अपने हेयर को रब कर देता हूँ। अब जब ब्लैंकेट को लेके जाएंगे किसी दूसरे के हेयर के पास, बालों के पास, बाल सूखे होने चाहिए। जैसे लेके जाएंगे तो बाल क्या हो जाएंगे, अपने आप उसमें फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा? चार्ज। तो चार्ज आए कैसे, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। आपने वैसे देख रखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ पीस ऑफ पेपर ले लिए मैंने। इसमें क्या है, कागज के कुछ टुकड़े हैं। अब मैंने एक यहाँ पे प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब मैं इसे क्या करूंगा, रब करूंगा। कहाँ पे? बालों पे या अपने कपड़े पे। मैं यहाँ पे रब करता हूँ और देखता हूँ इससे फोर्स अप्लाई होता है कि नहीं। ये मैंने इनको रब किया और ये मैं यहाँ पर चार्जेस यहाँ देखेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहा। पीस ऑफ पेपर में क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर सकती है। एक और छोटा सा देखते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये पानी ले लिया और ये क्या, हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें मैं वाटर फिल कर देता हूँ। थोड़ा पानी पी भी लेता हूँ। फिर से देखेंगे, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि एटम है। एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। देखते हैं इसमें फोर्स लगाता है कि नहीं। मैं यहाँ से पानी गिराऊंगा बहुत ही स्लोली और फिर मैं इसमें इसको रब करूंगा, देखूंगा इसमें अगर चार्ज आ जाएंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। मैं करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक को रब करा और यहाँ से मैं पानी अभी गिराऊंगा और फिर देखता हूँ पानी पे फोर्स लगता है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, मतलब यहां पर हमारा एक टर्म्स क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। किस पे? किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स लगाएगा क्यों। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। ये कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सेकेंड जो चार्ज है वो रहेगा नेगेटिव, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली हमारे पास दो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दोनों की क्वालिटी क्या है? चार्ज दोनों का सेम रहेगा। जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो यहां वैल्यू जो रहती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। अच्छा, जब बात करेंगे प्रोटॉन की तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो माइनस साइन यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस लगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यही चार्ज ऑफ प्रोटॉन है।
लेकिन जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। क्या रखते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब हमें सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, प्लस और माइनस आगे जो साइन है वो हम कभी भी यूज नहीं करते। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। दूसरा, सबसे छोटा जो चार्ज है वो ये होता है, इससे छोटा चार्ज नहीं है। सबसे छोटा चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। कितना होता है ये? अब हम बात करेंगे मास की। वैसे 10th क्लास में मास की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बट फिर भी हमें लर्न करना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 27 किलोग्राम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम। तो ये मास है प्रोटॉन का और ये मास है इलेक्ट्रॉन का। अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है। क्यों? पावर माइनस में 31 है, यहाँ पावर माइनस में 27 है। माइनस में पावर जितनी ज्यादा होती है वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ? ज्यादा। अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले की कि चार्ज के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो चार्ज के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। पहला Q, that is the charge of the body, equal to current into time। I को क्या बोलते हैं? करंट। और T क्या होता है? टाइम। और एक और बेसिक फॉर्मूला है Q इक्वल टू N इंटू E। N क्या है यहाँ? N है हमारा नंबर। किसका नंबर? इलेक्ट्रॉन का। तो N को बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ई क्या है? ई हमारा चार्ज, किसका? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। ये चार्ज की वैल्यू, ई की वैल्यू ये रखेंगे। यहां पर देखें तो आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। और जो कैपिटल क्यू है ये है बॉडी का चार्ज। अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज हमारा 0 है, मतलब अगर मैं उसको टच करूंगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, मेरे में बॉडी में करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि नॉर्मली हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही हाथ मिलाएंगे तो उस बॉडी का चार्ज क्या था? 0। टोटल चार्ज बॉडी का अगर 0 होता है तो हमारी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा। टोटल बॉडी का चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू टोटल बॉडी का चार्ज। इसके आगे देखते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट जो चार्ज की है वो बहुत सारी मिलेंगी। हम यहाँ पे बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो एक हमने यूनिट अभी देखी थी कूलम। क्या यूनिट थी? कूलम। और एक यूनिट मैं यहां से बना लूंगा करंट इनटू टाइम से। अभी करंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या यूनिट होता है? एम्पियर। इनटू, अब यहां पर टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये आ गया एम्पियर इनटू सेकंड। हम लोग अपनी फिजिक्स में ये डैश को इनटू रीड करेंगे। आप बीच में क्रॉस भी लगा सकते हैं, बाकी एम्पियर इनटू सेकंड, माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि यूनिट कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, यूनिट कभी भी ऐड नहीं होती। तो ये हो गया हमारा यूनिट। अब कुछ पॉइंट देखते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहला, इट इज अ स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और भी टॉपिक्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं चार्ज के, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम चार्ज। अब एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट लोगों को कैलकुलेशंस में बड़ी दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जबकि न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें गिवन नोट डाउन करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी मतलब कितने, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। मैंने लिख दिया n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसमें? इन 10 कूलम चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू दी है, कितनी है? 10 कूलम। 10 कूलम। अब हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो इसमें फिट हो। तो Q यहां दिया है, N हमें कैलकुलेट करना है। हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू NE। दिमाग में इतना रखना है कि चार्ज की सिर्फ दो ही फॉर्मूले अपने पास, एक है हमारे पास Q इक्वल टू IT और एक है Q इक्वल टू NE। इन दो फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। तो यहां वैल्यूज रख दें। तो Q हमारा गिवन है 10, N हमें कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90। यहां से n सॉल्व कर सकते हैं तो n कितना आएगा? 10 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू हियर
इंटू 10⁻⁻90। सॉल्व करके देखें, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे 2 से डिवाइड करूंगा ऊपर आएगा 50/8 इंटू यहां पे 10⁻⁻19, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं तो 10⁻⁻19 है, जैसे ऊपर जाएगा पावर क्या होगी प्लस, तो हो गया 10⁻+19। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 8 से डिवाइड करें, कितनी बार गया 6 टाइम, 8 × 6 48, कितना बचा 2, 0 बढ़ा दिया 20 हो गया। 8 से डिवाइड करें कितनी बार गया 2 टाइम्स, अब कितना बचा 4, 0 बढ़ा दिया, 8 से डिवाइड करके कितनी बार गया 5 टाइम्स, इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें 10 कूलम चार्ज में। अब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको क्लियर होगा 6.25। अब आप सोच रहे होगे कि 6.25 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर मैं इसका पॉइंट हटाता तो नीचे कितना आता 100 मतलब 10⁻²। मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं, पॉइंट हटाया, जस्ट मिनट, मैंने इसका यहां से पॉइंट हटाया, कितना आ गया नीचे 100, तो ये बचा 625 इंटू, अब 10⁻² और 10⁻19 दो पावर से कम कर दिया तो ऊपर कितनी पावर बची 17। ऐसे लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया कि 625 625 इंटू 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चार्ज के बारे में। 1 मिनट में देख लेता हूं स्लाइड पूरी आ रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, जस्ट मिनट। आते हैं नेक्स्ट में, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो इन द सर्किट फॉर 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम अभी आगे सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें करंट का टर्म्स आ रहा है। तो पहले करंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिना करंट के कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट जब चलता है तभी सब कुछ होगा। करंट के चलने का क्या मतलब हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें किसी सर्किट की, सर्किट मतलब जैसे कोई एक फैन ले लिया या इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, बल्ब को मैंने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, फैन ले लिया। अच्छा, फैन हो, बल्ब हो या कोई भी डिवाइस हो, जब कोई भी डिवाइस लेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यहां पर एक रेजिस्टेंस का सिंबल देते हैं, ऐसा, दिस वन। ये आपका बल्ब हो सकता है, ये आपका फैन हो सकता है, ये हो सकता है आपका हीटर हो, फ्रिज हो, कूलर, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस है, ये बताती है कि ये एक लोड है जो कि लगा हुआ है। अब मान लो कहीं फ्रिज लगा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं यहाँ फ्रिज बनाया जाए। मान लो यहाँ पे एसी लगा है तो एसी तो बना नहीं सकते, तो उनको बताने के लिए क्या किया, एक रेजिस्टेंस नाम का सिंबल दे दिया, ऐसा। ये हमारा एक डिवाइस है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेल। ये ले लिया सेल, सेल में एक टर्मिनल छोटा रहेगा, एक टर्मिनल बड़ा। बड़े वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं प्लस और छोटे वाले को बोलते हैं माइनस। और यहां लगा दिए की मतलब स्विच। आपने देखा होगा घर में स्विच बोर्ड लगा रहता है, तो वो स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। अब यहां पर देखें, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, मुझे पता है कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर, ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किधर जाएगा, प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट। हम हमेशा करंट की डायरेक्शन को हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज लेते हैं। हायर वोल्टेज मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। कौन चलेगा, करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस। या हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट उसके अपोजिट जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट ली गई। कन्वेंशन के हिसाब से हमारे लिए जो इजी हुआ उस वे में देखें तो हमेशा हायर से लोअर। करंट का फ्लो मतलब वाटर फ्लो, पानी फ्लो करता है तो पानी हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा अपने आप, बिना मोटर की हेल्प से देखें तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं वाटर फ्लो की, तो पानी हमेशा हायर से लोअर जाएगा, नीचे से ऊपर जा सकता है, बट हमें मोटर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम हायर से लोअर, यानी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रहेगी। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि करंट एक्चुअल में था क्या? जब चार्ज फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, उसी को तो करंट बोला। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे लिख देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। तो करंट का मतलब सीधा सा है, करंट हमारा किसका फ्लो होता है? चार्जेस का फ्लो। अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना चाहिए। इसके लिए अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हम चेयर में बैठ जाएं, प्लास्टिक की चेयर है और उसमें कोई टॉवेल से पीछे चेयर में रब करता है, तो हमारी बॉडी क्या होती? चार्ज। क्यों? जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो बाय फ्रिक्शन बॉडी क्या होती? चार्ज। चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या करा था, ये प्लास्टिक लिया था, इसको मैंने बालों में रब करा, तो जैसे ही रब करेंगे तो चार्जेस का क्या ट्रांसफर हुआ? चार्ज यहाँ से यहाँ आए होंगे या तो यहाँ से बालों में गए होंगे। चार्ज जब ट्रांसफर हो जाता है तो बॉडी क्या हो जाती? चार्ज। अब जैसे ही बॉडी चार्ज हो गई, वो क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। तो यहाँ पर भी चार्ज का जब ट्रांसफर होगा तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ करंट। तो जब चेयर में बैठेंगे, कोई टॉवेल से रब करेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज। हमारी बॉडी चार्ज हो गई, हमने पैर ऊपर कर रखे हवा में। अब किसी सामने से किसी को बोला कि मेरे हाथ को टच करो, तो जब सामने कोई आएगा और आपके हाथ को टच करेगा तो उसको क्या लगेगा? शॉक। क्या हुआ? आपकी बॉडी के जितने भी चार्ज थे उसकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो गए। उसकी बॉडी में क्या हुआ? चार्ज का ट्रांसफर हुआ। जब चार्ज उसकी बॉडी में ट्रेवल करेंगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट। और जब करंट फ्लो करेगा तो उसे क्या लगेगा? शॉक। क्यों? क्योंकि वो अर्थ में है, वो न्यूट्रल पॉइंट पे के कांटेक्ट में। जब न्यूट्रल पॉइंट के कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा? शॉक लगेगा। उसके बारे में जरूर आगे बात करेंगे। तो हमारे पास फिलहाल करंट का फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या है? तो यूनिट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, बट आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी, क्या थी? कूलम। डिवाइड लगाया, डिवाइड है, डिवाइड लगाया। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये आ गई यूनिट हमारी कूलम पर सेकेंड, या इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के नेम पे बनाया यूनिट, क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर बोले या कूलम पर सेकेंड बोले, दोनों का मतलब होता है सेम। तो ये हो गया हमारा करंट के बारे में। कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे करंट हमारा स्केलर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? स्केलर। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन है, सो व्हाई इट इज स्केलर? तो अब इसका आंसर ये रहता है, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या होता है ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सीधा से लिख देता हूं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपको छोटा सा टर्म जरूर बता देता हूं। भाई मान लो यहां से करंट कितना आया? 5 एम्पियर, और इधर से करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। ये ऐड हो गए हैं। कैसा ऐड हुआ है? एल्जेब्रिक सम हुआ है। अगर यही वेक्टर सम होता, वेक्टर मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ऐड करते, तब वो वेक्टर क्वांटिटी होता। जैसे कि मान लो इधर से मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट बॉडी किधर जाएगी? इधर साइड जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा था। तो 5 न्यूटन ज्यादा है, 2 न्यूटन कम है। भाई किसी बॉडी को मुझे धक्का देना है, किसी एक दोस्त से मैंने कहा आओ देखते हैं कितनी ताकत है, तो मैंने उसको 5 न्यूटन से फोर्स लगाया, उसने इधर मेरी अपोजिट में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट कितना लगा? तो 5 माइनस 2, नेट कितना लगा? 3। किधर लगा? जिस डायरेक्शन मैंने ज्यादा फोर्स लगाया। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाया मतलब बात डायरेक्शन की हो रही, तो वो क्या होता? वेक्टर। तो फोर्स इसीलिए वेक्टर होता है क्योंकि वहां पर डायरेक्शन वेक्टर के बारे में बात हो रही। हमने इधर कितना लगाया? 5, इधर कितना लगाया? 2, नेट कितना आया? 3। दोनों क्या हो? सब्ट्रैक्ट हुए। बट करंट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, करंट हमेशा ऐड होगा। इधर से 5 आया, इधर से 2 आया, इधर से 3 आया, सब ऐड कर दो। करंट जितना भी आया, कहीं से भी आया, सब क्या करना? ऐड करना है।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है, स्केलर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, हम करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो करंट को मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है एमीटर। लिख लेते हैं, इट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर। किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। अब एमीटर दिखता कैसा है, मेरे पास एक एमीटर है, मैं उसे बताता हूं। ये एमीटर है, थोड़ा सा ये टूट गया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते समय। ये एक एमीटर है। एमीटर में कितने टर्मिनल, दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर देखें तो पॉइंटर लगा हुआ है। ये पॉइंटर क्या होगा, मूव करेगा जब इसको हम बैटरी से या सेल से कनेक्ट करेंगे। तो ये कितने एम्पियर करंट बताएगा, फिलहाल तो ये मिली एम्पियर है। कैसे बताएगा, यहां से जितना भी करंट होगा उसमें पॉइंटर जाके रुक जाएगा। 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर में रुकेगा, 5 है तो 5 में रुकेगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये उसकी करंट की वैल्यू बताता है। तो ये क्या है, एमीटर। ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब ये तो एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट। अब एमीटर को सर्किट में कनेक्ट कैसे करना है, सर्किट में कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट होगा और या तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको सर्किट में ही क्यों लगाया, तो सर्किट में लगाने का भी रीजन होगा। सर्किट में सीरीज में लगाते कैसे हैं, तो सीरीज में लगाने का क्या रीजन है और लगाते क्यों हो वो देखें। भाई हमें क्या मेजर करना है, करंट। क्या मेजर करना है, करंट। मैंने यहां पे इसको ऐसे लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमें करंट मेजर करना, और करंट मेजर करने का मतलब सीधा सा है कि हमें क्या मेजर करना, इलेक्ट्रॉन। भाई करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से 50 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए। तो यहां पे मैंने क्या करा, एक डिवाइस लगा दी। अब ये क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे उनको काउंट करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, मेजर करना है करंट। किसको मेजर करना है, करंट को। तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर यहाँ पे साइन की बात करें, ये प्लस ये माइनस, तो ये एमीटर का प्लस वाला प्लस से कनेक्ट होगा, ये माइनस वाला माइनस से कनेक्ट होगा। तो एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, और एमीटर का रेजिस्टेंस हमें हमेशा कम रखना है। क्यों कम रखना है, तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा करंट की वैल्यू बताएगा। क्यों भाई, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, अगर इसका भी रेजिस्टेंस आया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हम क्या रखते हैं, कम, जितना कम हो सके। तो एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। यहां लिख लेते हैं, इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। अब हम बात करेंगे कुछ स्मॉलर यूनिट के बारे में। करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स है, जैसे कि मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे मिली एम्पियर। मिली का मतलब है 10 की पावर -3 एम्पियर। इसके बाद एक और टर्म आएगा माइक्रो एम्पियर, म्यू जैसा बनेगा ये, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो म्यू ऐसे बनता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। इसके बाद एक और है, बाकी हमारे यहाँ अभी 10th क्लास में काम नहीं आता, नैनो एम्पियर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 एम्पियर। इनके क्या यूज होते हैं, मान लो कभी आपको सर्किट बोले 2 एम्पियर करंट, 2 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, इसका मतलब है हम पहले 2 को 2 लिखेंगे, माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर। मतलब हम सर्किट में करंट कितना मानेंगे, 2 × 10 की पावर -6। माइक्रो हमें कन्वर्ट करना है, बिना कन्वर्ट करे करोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ स्मॉलर यूनिट आ गए। हम बात करेंगे क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस था, चार्ज के समय आया हुआ था, उसके बारे में बात करें। यहां एक क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो इन द सर्किट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन हमें कैलकुलेट करना है।
कब? जब करंट कितना है 1 मिली एम्पियर, तो करंट को मैंने लिख दिया 1 मिली एम्पियर, और टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, टाइम कितना लिख दिया मैंने 1 सेकेंड। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें गिवन नहीं पता रहता कि गिवन क्या है, हमें कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप इजीली गिवन डाटा लिख सकते हैं, इसीलिए यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे लिखा मिली एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का, मतलब ये जो गिवन है ये क्या है? करंट। यहाँ क्या लिखा? सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, तो ये हो गया टाइम, लिख दिया। अच्छा, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं भूले, कन्वर्ट कर ले, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 को 1 लिखा, मिली का मतलब बताया मैंने 10 की पावर -3, और एम्पियर को एम्पियर, ये हो गया आई टी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एन। कैसे करें? तो आई और टी को अगर मिला दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, Q इक्वल टू आई टी, तो यहां से चार्ज आ जाएगा, कितना आया? करंट की वैल्यू रखें 10 की पावर -3, टाइम की वैल्यू रखें 1, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -3 कूलम, ये चार्ज आ गए। अगर चार्ज पता है तो एन तो हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि Q को तो मैं एन भी लिख सकता हूं। कितना आया एन? 10 की पावर -3, Q को क्या लिखा? एन। अब यहां से एन निकालना था, तो एन कितना आएगा? 10 की पावर -3 अपॉन में ई की वैल्यू पता है, वैल्यू रख देते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सॉल्व करें, पॉइंट हटा दें, ऊपर आ गया 10, ये आ गया 10/16 इंटू 10 की पावर -19, ऊपर गया 10 की पावर +19 हो गया। अब +19 में 3 पावर कम हुआ, कितना बचा? 10 की पावर प्लस का 16। भाई -19 में 3 कम, ये -19 है, ऊपर गया +19 हो गया, 10 की पावर +19 में -3 कम कर दे तो कितना? प्लस का 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से कैंसिल करें, ऊपर आया 5 और नीचे आया 8 और 10 की पावर 16। सॉल्व करें इसे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दें, जैसे पॉइंट लगाएंगे ऊपर हो गया 50। अब 8 से डिवाइड करें, कितनी बार गया? 6 बार, कितना बचा? 2, 0 बढ़ा दिया, फिर 8 से डिवाइड करा, कितना आया? 2 टाइम्स, कितना बचा? 4, फिर 8 से डिवाइड करें, कितना बार गया? 5 बार, 10 की पावर 16। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कब? जब 1 मिली एम्पियर एक सेकंड के लिए बॉडी से पास करे। सोचो, हमें जब शॉक लगता है तो एक्चुअल 1 मिली एम्पियर नहीं होता, वो कम से कम 1 एम्पियर से 2 एम्पियर रहता है, और 1 सेकंड तो बॉडी में फ्लो करता ही है। मैं मान लेता हूं कि 1 एम्पियर करंट है, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, 1 एम्पियर करंट है, और टाइम मैंने ले लिया कि हमारी बॉडी में 1 सेकंड के लिए पास करा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी में पास हो गए? तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई टी। कितना आ गया? आई टी 1 कूलम, यानी कि हमारी बॉडी से 1 कूलम चार्ज पास हुआ। अब 1 कूलम चार्ज हमारी बॉडी से कब पास हुआ? जब 1 एम्पियर करंट था और 1 सेकंड के लिए फ्लो करके गया हमारी बॉडी से। तो जब चार्ज 1 कूलम है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो n को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ई, 1 को 1 लिखो, ई की वैल्यू लिखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। तो मतलब हमारी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए? 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 के कंपेयर में 6.25 तो कुछ भी नहीं है। 10 की पावर 18 मतलब समझते हो कितने ज्यादा है? इतने इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से 1 सेकंड में पास हो जाते हैं अगर 1 एम्पियर करंट हमारी बॉडी से पास करे। इसीलिए हमारी बॉडी में कुछ भी सेंस नहीं रह जाता, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ये रीजन क्या है? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहां ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा करंट वाला टर्म्स कंप्लीट हो गया। करंट का सीधा सा मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, एमीटर से मेजर करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, ये एमीटर मैंने दिखा भी दिया यहाँ पर। एमीटर का टर्मिनल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पर पॉइंटर लगा है, ये ऐसे करंट मेजर करें। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या चीज होती है? तो बिना पोटेंशियल के हमारा चार्ज मूव ही नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाए? भाई कौन लेके जाएगा? तो जो लेके जाएगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे लेके जाएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक तरह से एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? एक तरह से एनर्जी है, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से वर्क डन है। वर्क डन और एनर्जी लगभग सिमिलर है, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक तरह से वर्क डन होता है।
जो कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जैसे हमारे पास बैटरी है, मैं बैटरी लेके आऊं, बैटरी को मैंने किसी एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ऐसा क्या हुआ, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। कैसे मूव करेंगे वो देखें। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक चार्ज ले लिया, एक क्या लिया, चार्ज। कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे। मैंने यहां पे चार्ज लिया, क्यों रखा है, इनफाइनाइट पे। मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक फाइनाइट पॉइंट लेके आऊं, ए पॉइंट पे। इस चार्ज को अगर एक इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट लेके आए, कौन लेके आएगा, वो बैटरी का काम है, बताएंगे उसे कैसे लेके आएंगे। तो चार्ज को इनफाइनाइट से जब फाइनाइट लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इसका स्टेटमेंट क्लियर है, इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, it is a kind of work done in which a charge is moving from infinite point to a finite point. इनफाइनाइट पॉइंट से कहां पे जाएगा, फाइनाइट पॉइंट पे। यानी कि हम चार्ज को अगर इनफाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए फॉर्मूला, तो हम चार्ज को लेके कहां पे आ रहे हैं, ए पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे लेके आएंगे उसका पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, it is a kind of work done in which a charge is moving from infinite point to a finite point. अब इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट लाने का जो काम है ये होता है बैटरी का। बैटरी क्या करता है, चार्जेस को फोर्स लगाएगा। बैटरी मतलब एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा। भाई माइनस और माइनस रिपल करते हैं, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है, जो वायर के इलेक्ट्रॉन है, उस वायर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वायर का क्या रिपल करते हुए किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। एक पॉइंट ध्यान रखें, ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पॉइंट इज व्हाट, जीरो। और ए पॉइंट का पोटेंशियल ये। यूनिट देखें यहां से, तो वर्क डन की यूनिट क्या होगा, जूल डिवाइड बाय चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। या हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं वोल्ट। साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, सभी अपने अपने नाम से यूनिट रखना चाहते हैं ताकि उनका नाम क्या रहे, हमेशा के लिए अमर रह जाए। इसीलिए क्या करते हैं, वो अपने नाम पे यूनिट रख देते हैं। एम्पियर करंट का यूनिट है, अपने साइंटिस्ट थे उन्होंने यूनिट अपने नाम पे रखी। तो जूल साइंटिस्ट ने, कूलम, ये सारे लोगों ने अपने अपने नाम पे यूनिट रखी। तो जूल पर कूलम किसका यूनिट हुआ, पोटेंशियल का। डायरेक्ट यूनिट वोल्ट। इसके आगे देखें तो ये हमारा स्केलर होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इट इज स्केलर। स्केलर क्यों है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक तरह से वर्क डन है। और वर्क डन स्केलर होता है, वर्क डन की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं। तो इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, स्केलर। इसके आगे देखें कैसे मेजर करते हैं इसे। तो इट कैन बी मेजर्ड बाय, इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, तो जैसा हमारा एमीटर था वैसा ही हमें वोल्ट मीटर दिखेगा। मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, ये है वोल्ट मीटर। इसमें भी दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर पॉइंटर लगा हुआ है, कितने वोल्ट का है, अगर रीडिंग देखे तो यहां क्लियर दिख रहा है 5, यहां 1 से लेके 5, यानी कि 5 वोल्ट का है वोल्ट मीटर। 5 वोल्ट तक ये मेजर करेगा, तो ये क्या हुआ, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं वो अभी आगे बताएंगे, जस्ट इसके आगे। तो ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो वोल्ट मीटर हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गया। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा रहता है, वेरी हाई। क्यों रखेंगे उसका भी रीजन है, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस,
इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा। क्यों रखते हैं ज्यादा, अभी आगे बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस जो दो पॉइंट का डिफरेंस हो, कुछ भी नहीं चेंज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट रहेंगे और दोनों फाइनाइट रहेंगे, इतना सा अंतर है। मतलब मैं अभी आगे एक टॉपिक लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों भाई, पोटेंशियल का तो डिफरेंस होना चाहिए ना। पानी कभी सरफेस प्लेन हो तो वाटर फ्लो करता है, कभी नहीं। वाटर फ्लो कब करेगा, जब एक टर्मिनल हायर और दूसरा टर्मिनल लोअर। हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ। तो पोटेंशियल में एक टर्मिनल क्या होना चाहिए, हायर पे, और एक क्या होना चाहिए, लोअर पे। इसी को बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ। देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पर क्या करा, सपोज दैट एक चार्ज रखा कहाँ, यहाँ पर ए पॉइंट पे। कितना चार्ज रखा, क्यू। अब मैंने चार्ज को ए से कहाँ ले गया, बी। ए से कहाँ ले गया, बी में। तो जब ए से बी में चार्ज को लेके जाएंगे तो जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन इन विच अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन फाइनाइट पॉइंट टू द अनदर फाइनाइट पॉइंट। डेफिनेशन बिल्कुल वैसा ही है, बस पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, फाइनाइट, और दूसरा भी फाइनाइट। पोटेंशियल में क्या था, पहला पॉइंट इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट। मतलब इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। क्या लिखें, इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन in which a charge is moving from one finite point to other finite point. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले ये सोचो, चार्ज हम कहां से लाए थे, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर जो पॉइंट होता है उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। चार्ज कहां से लाए, इनफाइनाइट से। यहां से मैं चार्ज को उठा के लाया ए पे, यहां से यहां पे, जो भी वर्क डन करना पड़ा। मान लेता हूं मैं जब इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा 5 जूल। कितना, 5 जूल। तो यहां से यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, 5 जूल। ठीक है, मतलब इसका पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल क्या लिखेंगे, W/Q। जो भी चार्ज है, मैं 1 कूलम चार्ज ले लेता हूं। लो एक और चीज आ गई, मैंने Q को 1 ले लिया। अब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे लेके आए तो पोटेंशियल कितना हुआ, V = W/Q। वर्क डन 5, Q 1, ये आंसर कितना है, 5। मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ गया, 5 वोल्ट। अब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जा रहा हूं। अब ए से जब बी लेके जाऊंगा तो कुछ वर्क डन और करना पड़ेगा। मान लेता हूं यहां से यहां जाने में फिर से 5 जूल का वर्क डन लगा। फिर से यहां से यहां गए, कितना लगा, यहां से यहां जाने में कितना लगा, फिर से 5 जूल लगा। कितना लगा, 5 जूल। तो अब यहां पर जाने में 5 जूल लगा, 5 यहां और 5 यहां, तो इस जगह कितना लगा, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना हो गया, 10 जूल। चार्ज मैंने कितना लिया था, चार्ज मैंने लिया था 1 कूलम। तो इनफाइनाइट से पॉइंट बी में आने में वर्क डन टोटल 10 और चार्ज कितना 1, यानी कि W/Q। और W कितना होता है, यहां पर कितना है, 10। W कितना है, 10। तो 10/1 यानी कि 10। यहां का जो वोल्टेज आया कितना आया, 10 वोल्ट। हम बात कर रहे थे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा कहां पे है, ए पे कि बी पे। तो बी पे 10 है, ए पे कितना था, 5। तो पोटेंशियल ज्यादा कहां पे, बी पे। यानी कि पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप इसको समझ सकते हैं, जहां फाइनल पोजीशन होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू W/Q। यूनिट सेम है, वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल पर कूलम। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो फाइनल पोजीशन है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और इनिशियल पोजीशन जहां से चार्ज आया था उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन चार्ज VB माइनस VA। जो भी फाइनल पोजीशन रहेगी उसका पोटेंशियल ज्यादा है। हम बात कर रहे थे इन 2 पॉइंट्स की। पहला, ये पैरेलल में क्यों लगाया गया, देखते हैं।
डिफरेंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते थे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको 2 पॉइंट। पैरेलल में क्यों लगाया? मैंने यहाँ बनाया इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लगाया एमीटर, ये लिया सेल, लगाई की, कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि किसी भी डिवाइस में इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट जब जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ा, यही बताना चाह रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसी एक डिवाइस के अक्रॉस आता है। बल्ब लगाया तो बल्ब में कितना वोल्टेज गया, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा, ऐसे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऐसे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो ए से जब बी पे गया तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीबी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसमें मैंने क्या करा, वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दिया, एक टर्मिनल यहां लगा दिया, इस पॉइंट का वोल्टेज बता देगा, एक टर्मिनल यहां लगा दिया, इस पॉइंट का वोल्टेज बता देगा। तो हमें सिंपल सा वोल्टेज डिफरेंस पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, फाइनल इनिशियल। इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं? हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। भाई हम क्या चाहते हैं? ये बल्ब है, हम चाहते हैं पूरा करंट बल्ब में जाए, वोल्ट मीटर से क्या लेना देना, वो तो मेजर करने का काम कर रहा। तो हम चाहते हैं पूरा का पूरा करंट कहां से जाए? बल्ब से जाए। तो यहां से पूरा करंट जाए, इसका मतलब है यहां का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट जाएगा ही नहीं या बहुत कम जाएगा। तो हम इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा रखते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वोल्टेज बताएगा, एक्यूरेट वोल्टेज बताएगा। भाई करंट यहां से आया, पूरा का पूरा करंट यहीं चला गया। तो इसका हम लोग एक बेसिक बता देता हूं, कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। ये भी थोड़ा सा आगे आएगा ओम्स लॉ के बाद, ओम्स लॉ में बताएंगे इसके बारे में। तो V इक्वल टू आई, कितना यहाँ पे वोल्टेज गया, तो V इक्वल टू जो इसमें करंट गया, करंट कितना गया I, और जो इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई। अगर मान लो करंट इसमें चला जाता, इसमें करंट चला जाता, तो यहाँ करंट की वैल्यू कम हो गई। अब करंट की वैल्यू कम हो गई मतलब वोल्टेज, करंट कम हो गया, तो करंट कम तो वोल्टेज कम बताएगा। तो वो दिक्कत है भाई, हमें क्या पूरा वोल्टेज बताना है ना, कि कितना इसमें जा रहा, इससे क्या मतलब मुझे, इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है। पैरेलल कैसा, मैं यहाँ पे प्लस माइनस बना लेता हूँ, प्लस वाला प्लस से, माइनस माइनस से। पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के प्लस से लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के माइनस से। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए वोल्ट मीटर का एक सिंपल सा बेसिक डायग्राम, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पैरेलल में लगेगा। पैरेलल में सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, आगे हम कनेक्शन पढ़ेंगे। आते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम ने क्या करा, इन्होंने बताया वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप किससे बताना चाह रहे हैं, वोल्ट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अगर फिजिकल कंडीशन सेम है, इफ द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर रूम का, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो हम सीधे बात करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर के बारे में बात करें, रूम का प्रेशर कितना है, प्रेशर कैसे, गैसेस रहेंगी तो प्रेशर आएगा। टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। और वॉल्यूम, गैसेस रहेंगी तो वॉल्यूम रहेगा। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसे बोलते हैं फिजिकल कंडीशन। तो इफ द फिजिकल कंडीशंस आर सेम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to electric current in the circuit। कंडीशन ध्यान रखना है, कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। फिलहाल तो यहां सेम है, ओम ने बताया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अब वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट भी कम होगा।
ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों एक जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, एक सेम वैल्यू इंक्रीज होंगे ऐसा नहीं है कि वोल्टेज 5 बढ़ा तो करंट भी 5 बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वोल्टेज 5 बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा, बट इतना है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, अब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बोलो सर वोल्टेज तो मैंने 100 वोल्ट बढ़ा दिया, करंट 100 नहीं हुआ, वो कभी नहीं होगा। करंट कम रहेगा बट बढ़ेगा, करंट हो सकता है 2 एम्पियर बढ़े, वोल्टेज मैंने फिर बढ़ाया, करंट फिर बढ़ेगा, लेकिन सेम नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। होगा क्या, बढ़ेंगे दोनों, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम तो करंट कम। ग्राफ देख लेते हैं, ये वोल्टेज ले लेता हूं, ये करंट ले लेता हूं। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल है ना। ग्राफ कैसा देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन। ये हमारा यहां पर देखें, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, मैंने क्या करा, वोल्टेज इतना था, कहां तक था, ये वोल्टेज था। करंट कितना था इस समय, ये करंट था। फिर मैंने वोल्टेज क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, करंट भी देखो बढ़ गया। फिर वोल्टेज क्या करा, ज्यादा कर दिया, करंट देखो बढ़ गया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी वी और आई में। जैसे यहां मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूंगा, यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, आर, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये आर क्या है, कांस्टेंट। तो आर को लिखेंगे वी अपॉन आई। तो आर हमारा कांस्टेंट है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, इट इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब आर हमारा कांस्टेंट है जो जिसका नाम रेजिस्टेंस है, तो ध्यान ये रखना है कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, बट कब, जब फिजिकल कंडीशन सेम हो। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हुई तो ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, और फिजिकल कंडीशन अगर चेंज नहीं हुई तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, ये ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ में यही स्टेटमेंट और इतना लिखना रहता है। आगे आते हैं, लिमिटेशंस की बात करें ओम्स लॉ की, ये लिखिए लिमिटेशंस। अगर लिमिटेशन देखें ओम्स की, तो यहां पे लिमिटेशन मिलेगी, इट इज एप्लीकेबल, एक लिमिटेशन तो हम पढ़ के आए, इट इज एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर सेम, फिजिकल कंडीशंस आर सेम। कभी कभी इसी पॉइंट को ऐसा लिख दिया जाता है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एक ही मतलब हुआ, फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड पे आते हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। कंडक्टर मतलब सिल्वर हो गया हमारा कंडक्टर है, कॉपर हो गया कंडक्टर है, और कौन सा, एल्यूमिनियम हो गया कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करे, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया लिमिटेशंस। मैं एक बार देख लेता हूं स्लाइड पूरा आ रहा है स्क्रीन या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशंस किसका, ओम्स लॉ का। इसके आगे आ जाते हैं, ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट आपसे सिंबल पूछ सकता है कि बैटरी का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल क्या है, एमीटर कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, इनके बारे में हम देखेंगे भी। हमारे पास कुछ डिवाइसेस रखी हुई है। जैसे सेल की बात करें तो सेल में एक टर्मिनल प्लस एक माइनस, सेल देखा होगा आप लोगों ने, मार्केट से लाते हैं तो बैटरी या सेल बोल देते हैं। बैटरी का मतलब कुछ नया नहीं है, बैटरी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब सेल को हम कंबाइन करके रख दे, जैसे टॉर्च में डालते हैं, टॉर्च देखा होगा 3 सेल पड़ते हैं, तो टॉर्च में लिया 3 सेल, तो उन तीनों सेल को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैटरी। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कैसे लगाते हैं, देखो टॉर्च का ध्यान होगा, कुछ कॉम्बिनेशन है। हम टॉर्च में कैसे सेल डालते हैं, पहले मान लो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो अगला जो सेल आएगा उसका वाला ये प्लस ये माइनस, तो अगला वाला क्या होगा, प्लस, यानी कि अपोजिट रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपने सेल उल्टा लगा दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों, जितना वोल्टेज इसका है उतना वोल्टेज इसका है, और अपोजिट है, तो अपोजिट है वोल्टेज, तो 10 और माइनस 10 जीरो हो गया, तो अपना टॉर्च काम नहीं करता। तो आपको कनेक्ट करते समय ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्या है, प्लग की या स्विच। स्विच हमने देखा होगा घर पे लगा रहता है ऑन ऑफ करने के लिए, वो स्विच है, उसका सिंबल ऐसा रहता है। जो हमारे घर पे लगा है ये टैपिंग की होती है, इसे टैपिंग की बोलते हैं। ये ओपन है, इसको क्लोज करना है तो इसी को क्या कर दो, टैप कर दो। हम क्या करते हैं, जब ऑन करना रहता है स्विच तो हम इसको टैप कर देते हैं,
तो ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या है, ओपन है, अभी मैंने इसको अगर टैप कर दूंगा तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ की है वो प्लग की है, प्लग की कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पर, ये देखें एक टर्मिनल यहाँ ज्वाइन करेंगे वायर का, एक टर्मिनल यहाँ पे बांध देंगे, दो वायर के टर्मिनल, एक यहाँ बांधा है, एक यहाँ बांधा है, ये बीच में क्या है, गैप, इस ये मेटल का कॉन्टेक्ट है, इसको हटा दिया। अब देखें यहाँ पर तो एक गैप दिख रहा, ये बीच में क्या है, गैप दिख रहा, वो यही गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, की को लगा देते हैं। इसको जैसे बीच में मैं कनेक्ट करूंगा, ऐसे जैसे मैंने इसको बीच में कनेक्ट किया, इस मेटल ने इन दोनों को क्या करे, जोड़ दिया, जैसे कनेक्ट हो गए करंट का फ्लो स्टार्ट। तो ओपन की ऐसी दिखेगी, क्लोज की ये ओपन की, ये क्लोज की, तो ये हमारा हो गया स्विच। वायर जॉइंट के बारे में बात करें तो दो वायर को बांधना है, ऐसे करके टाइट कर देते हैं, सबको आता है, घर पे भारत में रहते हैं हम सब, भारत वाले तो घर का काम, इलेक्ट्रीशियन का तो पूरा काम घर पे ही कर लेते हैं, पंखा सुधारना है, टीवी लगाना है, एंटीना बताना है कि आया नहीं, सिग्नल आया कि नहीं, वो सब हम ही कर लेते हैं। बहुत टैलेंटेड है भारत में, वैसे भी बहुत सारे लोग, सभी टैलेंटेड है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब हमें दो वायर को जोड़ना है, लेकिन एक ऐसे जा रहा, दूसरा सामने से लेके आना है। अब हम तो कॉपी में बताएंगे, तो कॉपी में कैसे बताएं, तो ये अभी देखें, अगर आप लोग सामने से देख रहे हो तो आपको लग रहा है ये जॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में जॉइंट नहीं है, ये ऐसे था, लेकिन सामने से दिखेगा जॉइंट है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक वायर ऐसे जा रहा था, अब इसको हमें क्रॉस कराना है, तो इसको क्रॉस कराने के लिए ऐसे कर दिया। इसका मतलब है ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, अलग अलग है। जस्ट मिनट, ये क्या है, अलग, जॉइंट नहीं है, क्रॉस कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, ये फिलामेंट है, बल्ब देखा होगा आपने, स्प्रिंग लगा रहता था उसमें, आजकल एलईडी चल गए हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो यहाँ बल्ब है जो कि फिलामेंट लगा है, फिलामेंट कुछ ऐसा बना देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये हार्ट नहीं बनाना कि पता लगे हार्ट बना के आ गए तो मैडम वहां दे चमाट लाल कर दे, तो ये हार्ट नहीं, स्प्रिंग है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, रजिस्टर, रजिस्टर मतलब आगे आएगा, स्पीड ब्रेकर बोल सकते हैं, जैसे हम लोग रोड में जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर बना रहता है, स्पीड ब्रेकर का काम क्या रहता है, कंट्रोल करना, बाइक की स्पीड को, कार की स्पीड को। वैसे करंट की स्पीड को जो रोकता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो इसीलिए ऐसा ऐसा दिखा दिया जाता है। इसका सिंबल वगैरह सब चीजें मैं बताऊंगा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम पे एक ये डिवाइस है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं, ये लिखा हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास वायर है पूरा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारे पास नॉब है, इसको जैसे घुमाएंगे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इसे बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस पे एक और डिवाइस आती है जिसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये भी रेजिस्टेंस को वेरी कराता है। यहाँ पे की लगी हुई है, जितने ओम की निकालेंगे, इसमें देखो रीडिंग लिखी है नीचे 500 200 ये रीडिंग लिखी है, तो जितने ओम की मैंने यहां से निकाला कितना 500 तो रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में कितना आ गया 500, 5000 है, 5000 निकाला 5000, जितने भी रेजिस्टेंस आप रिमूव करोगे, ये दो निकाल दी कि ये 2000 ये 5000, टोटल कितना 7000। तो ये रेजिस्टेंस वे भी वेरी कर रहा, रेजिस्टेंस को हम चेंज करा सकते हैं, कम ज्यादा हम रेजिस्टेंस को कर सकते हैं। अब सोच रहे होगे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, बट वो फिजिकल कंडीशन थे सेम थी तब था, यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, उसको चेंज करने के जो कारण है वो अभी आगे आएंगे जब ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने बता रखा था, एमीटर कैसे कनेक्ट ये सिंबल एमीटर का 1 + 1 - बीच में ए लिखेंगे, वोल्ट मीटर बीच में वी लिखेंगे, तो ये हमारे सिंबल है, वो आपको याद कर लेने हैं। वैसे भी रट्टा मारने में तो अपन एक्सपर्ट ही होंगे। आते हैं आगे, ओम्स लॉ के बाद हम आगे जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम बिना रेजिस्टेंस के करंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, एग्जिस्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट जब फ्लो करेगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, करंट की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, करंट की स्पीड मतलब भाई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, जब रोकने वाला नहीं है तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो सर्किट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, बार बार इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो सर्किट यानी कि वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो गया यानी कि हीटअप हो गया, हीटअप होगा तो जल जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस हर एक वायर की, हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या है, तो रेजिस्टेंस एक तरह से प्रॉपर्टी है, किसकी, कंडक्टर की। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। क्यों आता है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन, जो मर्जी है वो लिखो, करंट लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो,
ये तो हुआ रेजिस्टेंस का स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस आता कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में बात करें। ये हमने ले लिया कंडक्टर। जब बात करेंगे कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। भाई कंडक्टर है मतलब एटम से मिलकर बना है। अगर एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। मतलब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस प्लस पॉजिटिव, और यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होंगे, घूम रहे होंगे इसके आसपास बहुत सारे। मैं अभी सिर्फ ऐसे ही एक दो दिखा देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग जगह घूमते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनर वाले में कितने हैं, इस टाइप से। तो अभी तो मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कुछ दिखा देता हूं। जो न्यूक्लियस से दूर होगा यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। भाई ये तो सबसे ज्यादा दूर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें फोर्स कम लगाएगा। भाई प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसको खींचता, लेकिन ये दूर है, लेकिन जो पास में है उसको ज्यादा खींचेगा। मैं ऐसा बना देता हूँ, ये प्लस है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। भाई इस वाले इलेक्ट्रॉन में फोर्स ज्यादा लगेगा, इसको ये खींच लेगा, लेकिन इस वाले में इलेक्ट्रॉन फोर्स कम लगाएगा, और इसमें सबसे कम लगाएगा। तो ये जो सबसे कम लगा रहा है इसे बोलते हैं लूजली बाउंड, या इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मैंने क्या किया, सेल लिया, स्विच लिया, यस, जैसे ये प्लस, सॉरी ये माइनस टर्मिनल है, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये स्विच है, की बोल देते हैं इसे। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, माइनस से किधर जाएगा, प्लस की तरफ। अब हुआ क्या, यहां का बैटरी का सेल का इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया, ये किस में फोर्स लगाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। किसके, इसके। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा तो किससे कोलाइड करेगा, पॉजिटिव चार्ज से। और जैसे पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कम। फिर वो स्टार्ट करेगा, भाई फोर्स तो ये कंटिन्यू लगाता रहेगा ना। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलाइड करा, फिर यहाँ कोलाइड करेगा, फिर स्पीड क्या होगी, कम। फिर आगे कोलाइड करेगा, स्पीड क्या होगी, कम। ऐसे मिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं, ना जाने कितने लाख। इतने जितने कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे उतना ज्यादा अपोजिशन हुआ, मतलब कोलिजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, कोलिजन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, अपोजिशन उतना ज्यादा। तो फाइनली हम ये भी बोल सकते हैं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज, या इसको पॉजिटिव आयन भी बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा है, आपसे कभी कोई पूछे कि रेजिस्टेंस आता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट क्या बताएंगे, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जब होता है पॉजिटिव चार्ज से, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला यहां से सेल से, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे आगे गया, आगे कोलाइड करेगा, किससे, पॉजिटिव से। जब कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। फिर आगे कोलाइड करेगा, फिर स्पीड कम, आगे कोलाइड करेगा, स्पीड कम। तो बार बार क्या हो रहा, ब्रेक लग रहा, और इसी ब्रेक लगने को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, अपोजिशन। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारा R इक्वल टू, यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लिख सकता हूँ। पहले मैं एक थोड़ा अच्छा वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट फैक्टर समझ आएंगे आपको। NE² टाउ और यहाँ L/A। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं इसको 10th क्लास के हिसाब से लिखूं तो इसको लिख सकते हैं अपन रो, रजिस्टिविटी L/A। आपको फिलहाल तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, बट ये समझना है, क्योंकि जब ये समझ आएगा तो हमें आगे के टर्म समझ आएंगे, सिर्फ समझने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब ये डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये चीजें जो मैंने आपको दिखा रखी, ये ऐसे नहीं बनाना। कॉपी में जब बनाते हैं ना, तो ये अब ऐसे नहीं देना, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो इसको ऐसे दिखा, पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा। तो जब कोलिजन होंगे तो अपोजिशन होगा। तो ये रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। आते हैं आगे, रेजिस्टेंस के कुछ और भी फॉर्मूले, जैसे मैंने एक फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, रो L/A। मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, V/I, इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं, V/I को।
एक मैंने फॉर्मूला लिखा R इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं वापस से mne² टाउ L/A, ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला और है, मैंने अभी ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले V और I के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में मैंने क्या बनाया था ग्राफ, कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसमें ये स्ट्रेट लाइन सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करें भाई, मैं स्लोप सॉल्व करना चाह रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लेता हूं ये एंगल कितना है, थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू सॉल्व करके देखो क्या आएगा। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये, और ये क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज, अब बेस क्या है, करंट, यानी कि V अपॉन आई। अब V अपॉन आई को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, V अपॉन आई को रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट में अगर ग्राफ ऐसा बना है, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे करंट है, y में वोल्टेज x में करंट है, तो टेन थीटा क्या आएगा, रेजिस्टेंस के बराबर, मतलब r को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। इसके क्वेश्चन देखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब यूनिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो ये हमारे बेसिक तीन फॉर्मूले 1 2 3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, आप लोग ज्यादा घबराना नहीं, R इक्वल टू मैं इसको रो L/A लिख सकता हूँ। क्या कहाँ पर सिंबल है, वो पहले सिंबल लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सिंबल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर L क्या है, L है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है ये वायर है, इसको कट करना है तो मैं ऐसे कट करूं, वायर ऐसे, इसको ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको ऐसे लेंथ वाइज नहीं कट करना, लेंथ वाइज को नहीं, जैसे हमारा नींबू होता है लेमन, तो लेमन को हम कैसे कट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल। उसको दो तरीके से कट कर सकते थे, उसको क्रॉस सेक्शनल कट करते हैं, अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसको यूं कट करेंगे, यूं कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वायर को भी हम क्या है, क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल क्या है, लेंथ, ये दो हो गए। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म्स है ना, इसको हम फैक्टर्स में यूज करेंगे, तो फिलहाल हम ये जान लेते हैं रो क्या है, तो रो को बोलते हैं हम रजिस्टिविटी, या इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारे टर्म्स, V पता है पोटेंशियल है, I करंट है। यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, यहां से यूनिट निकाले, V क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या बताई थी मैंने, वोल्ट, डिवाइड लगाया, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ओम, साइन ओमेगा, ऐसा। अच्छा, ओम हमारी बहुत स्मॉल यूनिट होती है, बहुत स्मॉलेस्ट है, छोटी यूनिट है ओम, इसीलिए हम लोग नॉर्मली किलो ओम यूज करते हैं, ऐसा। ओम मतलब रेजिस्टेंस की कुछ बिगर यूनिट है, जैसे 1 किलो ओम, किलो का मतलब होता है 1000 ओम। दूसरा 1 मेगा ओम, मेगा कैपिटल M ओम, मेगा का मतलब होता है 10⁶। ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम, ओम बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट होती है। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस रहता है वही बहुत ज्यादा रहता है। हमारी बॉडी का अगर नॉर्मल ड्राई है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम रहता है लगभग। अगर बॉडी हमारी थोड़ी गीली है, नहा के आ गए, तब हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, 1000 ओम हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग, हमारी बॉडी में नमी रहेगी, नहा के आ गए, फिर अगर देखें तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, 1000 है, और जब ड्राई है तब 1 लाख है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ड्राई में करंट इजीली फ्लो नहीं करता, फ्लो तो करेगा बट कंपेयर टू द वेट बॉडी, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई, अब आते हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस के कुछ, जैसे आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखा होगा, रेजिस्टेंस के कुछ सिंबल दिए, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, अलग अलग कलर देखो, इसमें कलर बने रहते हैं, तो मैंने कहा आपको एक बार दिखा दें, पता रहे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, दिखता कैसा है, पता लगा मार्केट में ढूंढने निकल गए, भैया ऐसा करके दे दो, तो ऐसा करके वो क्या दे देगा, कुछ भी होता ही नहीं ऐसा, ये तो सिंबल है कॉपी में बनाने के लिए, बट प्रैक्टिकली जो होता है वो ऐसा, ये रेजिस्टेंस लगे, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये सारे, ठीक है। इसका एक और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात कर रहा था, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो लगा हुआ ना ब्लैक कलर का, ये पूरा क्या है, वायर है, इसका एक टर्मिनल ये देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर एक टर्मिनल, और इसी को लपेटते हुए ऐसे पूरा कॉइल करते हुए एक टर्मिनल यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे लगा, 2 टर्मिनल है। अब एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, अगर मैं इस नॉब को यहाँ रख दूँ तो पहला टर्मिनल 0 से यहाँ स्टार्ट हो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, तो ये 0 रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इसको नॉब को मूव कराते जाओ, ये नॉब में एक्चुअली में कनेक्ट है वायर से, ये मेटल लगा हुआ है,
ये इससे क्या कनेक्ट है, मतलब इतना वायर की लेंथ इसमें ऐड हो गई, और आगे गए वायर की लेंथ बढ़ गई, और आगे गए वायर की लेंथ और बढ़ गई, और लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में। आते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इससे क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देख हमारे पास पहले फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले पे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, इसको समझे, m/n e² L/A। ये जो है ना नया नहीं है ना, ये टाइम है एक तरह से, इसे बस रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। कैसा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, उसके बारे में बात करें। सबसे पहला फैक्टर देखें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये देखें रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब क्वेश्चन कभी पूछ ले कि ऐसा क्यों होगा, इफ द लेंथ इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, बट व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, कोलिजन बढ़ गए। मैं अगर इतना वायर ले लूं, इतना छोटा सा, तो इसमें कोलिजन कम होंगे, लेकिन अगर यही वायर की लेंथ मैं ज्यादा ले लूं तो इसमें कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कोलिजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो कोलिजन जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। तो पहला हो गया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा देखें तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया। ये देखिए रेजिस्टेंस और एरिया कैसे, इनवर्सली, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अब ऐसा क्यों हुआ, जस्ट मिनट, थोड़ा बैंड बाजा बारात चल रहा है, 1 मिनट रुकते हैं। हाँ जी, तो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ऐसा क्यों हुआ, मान ले अपन सब लोग क्लास में बैठे हुए और मैंने सिर्फ डोर ओपन करा और मैंने बोला सभी लोग जाओ। जब आप एकदम से जाओगे तो एरिया कम है, सभी लोग कोलाइड कर जाओगे। अगर यही मैं बोलूँ पूरी मैंने वॉल खोल दी, वॉल हटा दी, दरवाजा डबल कर दिया, एरिया ज्यादा हो गया, मैंने बोला अब जाओ, तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम। तो एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को जाने का उतना ज्यादा रास्ता मिल जाएगा। तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, अपने आप कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस और एरिया का इनवर्सली रिलेशन है, तो डायरेक्टली इससे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अब बात करेंगे, दो तो हो गए, अब तीसरा जो है ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो आर से जो रिलेशन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसा है, एन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट उतना ज्यादा होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। अब ये चौथा फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन। कैसे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म्स ये दिया है मास। मास से हमें कोई मतलब नहीं, एम क्या होता है, एक्चुअली मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो मास तो कभी चेंज होगा नहीं। ई है जो वो चार्ज है, चार्ज भी चेंज कभी होता नहीं, चार्ज जैसा है वैसे ही रहेगा। पॉइंट हमारे पास है रिलैक्सेशन टाइम का। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है उसे समझते हैं। ये मैंने वायर बनाया होता है, यहीं ले लेते हैं अपन, ये मैंने एक वायर ले लिया, इसको कनेक्ट करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन पहले इससे कोलाइड करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा। तो दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलाइड करेगा फिर यहाँ कोलाइड करेगा, तो दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स कर रहा है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इन दोनों के बीच के टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचो कोलिजन दो हो रहे हैं, मैं ऐसे रब कर रहा हूं, दो बॉडी है, मैं एक बार ए कोलाइड करा, ये कोलाइड करा, ये कोलाइड करा, ऐसे, तो ये कोलिजन हो रहे हैं। कितना टाइम दिया मैंने, मान लो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड। कोलिजन अगर मैं जल्दी जल्दी करूं, जल्दी जल्दी रब करूंगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या करा मैंने कोलिजन टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कोलिजन टाइम मैंने क्या करा, कम, तो टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको कम किया तो ज्यादा हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे मतलब रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या करें, कम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम हुआ।
और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा, टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा। और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस से रिलेट करना है तो मैंने बताया कोलिजन जितना ज़्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो कम समय में कोलिजन ज़्यादा होंगे, कॉमन सी बात है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा फोर्थ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे ये सिर्फ कंडक्टर के लिए रहता है, ध्यान रखना है ना, सेमीकंडक्टर में नहीं होता, ये कंडक्टर के लिए, ये अपने यहाँ तो फिलहाल 10th में इतना ही है, तो ओनली फॉर कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस कम होगा, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, सिल्वर में। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे ज्यादा। एरिया ज्यादा हो जाएगा वायर का, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम वायर की थिकनेस बढ़ा देते हैं, एरिया ज्यादा कर देते हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना कम हुआ उतना अच्छा है हमारे लिए, और लेंथ वायर की ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये आपको फैक्टर ध्यान रखना। इसके आगे आ जाते हैं, मैं एक आपको टर्म्स बताता हूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो आपको एक वायर दे दिया जाए, अब बोले वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर दें, तो हमें इतना क्लियर है कि अगर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखते हैं, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स, इसको R डैश ले लेता हूं मैं, नया रेजिस्टेंस, n स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या मतलब हुआ, मैंने वायर लिया, उसकी लेंथ मैंने क्या करी, 5 गुना बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा, 5 का स्क्वायर, 25 टाइम्स। मैंने वायर लिया, उसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, कितना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करा तो 3 का स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस पहले का कितना, 9 टाइम्स हो गया। मैंने वायर की लेंथ ली, मैंने उसको 10 टाइम्स लेंथ बढ़ा दी, 10 टाइम्स बढ़ाया मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, 100 टाइम्स, इनिशियल वाले रेजिस्टेंस का 100 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये हमें पॉइंट, हमेशा ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये हो गया फैक्टर्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला एक क्वेश्चन है, पहला मैंने मान लिया यहां पर V और I में ग्राफ बना है, ऐसा एक्सप्लेनेशन भी देंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे, ये वोल्टेज है और ये करंट है, और आपको ग्राफ ऐसे दे दिया, 1 2, बोला ये पहला वायर रेजिस्टेंस इसका R1 है, ये दूसरा वायर है इसका रेजिस्टेंस R2 है, और दोनों का ग्राफ बना दिया। अब बोलेगा बताओ विच वन इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दोनों में से कौन मैक्सिमम है, ज्यादा कौन सा है। तो अगर देखें तो यहाँ डायरेक्ट हमें एक चीज पता थी कि V अपॉन आई को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाले ग्राफ से V अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और V अपॉन आई को R भी लिखते हैं। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक नंबर में डायरेक्ट आए तो ऐसे करना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई इक्वल टू tan थीटा, इस ग्राफ में भाई V अपॉन आई क्या है, tan थीटा। अब ध्यान से देखें तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, देखें कैसे हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा, R2 ये इतना एंगल है और R1 का एंगल ज्यादा है, स्लोप R1 का ज्यादा, तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मान लो कभी सॉल्व करने का 3 मार्क्स क्वेश्चन आया तब कैसे करते, तो ये V और I में रिलेशन, मैं इसे ऐसे V इक्वल टू आई आर लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई आर। अब यहां पे क्या करें, यहां से सिंपल एक काम कर लेते हैं, मैं करंट को कांस्टेंट ले लेता हूं, मान लेता हूं एक कुछ भी करंट के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ये एक फिक्स करंट हो गया। इस करंट के लिए अब यहां पे ये वोल्टेज, यहां पे ये वोल्टेज, आप चाहे करंट को फिक्स कर दो या वोल्टेज को फिक्स कर दो, किसी को भी कर लो, मैं यहां पे करंट फिक्स कर देता हूं। मैंने कांस्टेंट करंट की बात करी, ये R2 की बात हो रही है, ये वाला ग्राफ किसका है, R2 का, तो ये वोल्टेज किसका होगा, V2। ये R1 का ग्राफ कहां है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V1। मतलब R1 के लिए ये वोल्टेज है V1 और R2 के लिए वोल्टेज V2, ये R2 ये R1, R1 वाला वोल्टेज V1 और R2 वाला वोल्टेज V2।
अब यहां से हमें एक चीज दिख रही, V2 और V1 में कौन ज्यादा है? V1 ज्यादा है। फिलहाल मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, I तो कांस्टेंट लिया ना, यहां लिख लेते हैं फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट। भाई मैंने करंट क्या है, दोनों के लिए सेम लिया, इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट मतलब V प्रोपोर्शनल टू R। अगर करंट कांस्टेंट है तो V और R क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमें पता क्या है, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा, ग्राफ से पता चल रहा है कि V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है। देखो यहां पर किसका वैल्यू ज्यादा है? V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा। V1 इतना है, V2 इतना है। अगर V1 ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, दोनों डायरेक्टली। सो R1 इज ग्रेटर देन R2। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। V अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। अब आते हैं एक और नए क्वेश्चन पे, आप इसको एक बार नोट कर लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक और पैटर्न है दूसरा। अब मान लो कभी ऐसा हो कि ग्राफ में आपको I और V का प्लेस चेंज कर दे, I यहां दे दिया, V यहां दे दिया। बस यही ध्यान रखना है कि करंट किधर है, वोल्टेज किधर है। अब मैं यहां पे अगर tan थीटा निकालूं तो क्या आता? तो tan थीटा आता मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहां पर पहले दो ग्राफ बना लेता हूं ऐसे, सेम वैसे ही R1 और R2 पे। पूछा कौन ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे tan थीटा निकाला। tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और I अपॉन V को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन R। भैया देखो V इक्वल टू आई आर था, तो V अपॉन I को R लिख रहे थे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि I अपॉन V आएगा, तो क्या आएगा? 1 अपॉन R। अब यहां देखें, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली है। मतलब इसका स्लोप ज्यादा किसका? R1 का, तो R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। स्लोप किसका कम है? जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 यहां पे क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा R1 से। इनवर्सली है, एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एंगल कम रेजिस्टेंस ज्यादा। सॉल्व कैसे करेंगे? फिर वैसे ही ले लो। मैं यहां पे क्या करता हूं, फिर से करंट कांस्टेंट कर लेता हूं। करंट यहां ये लो, करंट को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट करंट की बात करें तो देखो R1 के लिए करंट ये है और R2 के लिए वही करंट है। करंट दोनों के लिए क्या सेम है, बट वोल्टेज की बात करें तो R1 के लिए वोल्टेज ये है V1 और R2 के लिए वोल्टेज ये है V2। अब यहां देखें V इक्वल टू आई आर, करंट क्या है? कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल टू R। अब डायग्राम से देखें, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से क्या देख रहे हैं? कौन ज्यादा है? V2 इज ग्रेटर देन V1। देखो यहाँ पर V2 ज्यादा है, V1 कम है। अगर वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ? सेकंड वाले का। यही आंसर आ रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अगर छोटा क्वेश्चन आता है और एक्सप्लेन करेगा तो ये मेथड। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन सा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? मैंने इसको रो से डिनोट करा था, या रेजिस्टिविटी बोलते हैं रो से। तो ये एक्चुअल में क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी किसकी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिससे वायर बना हुआ है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये भी करंट के फ्लो का अपोज करेगा, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ये भी हमारी किसकी प्रॉपर्टी? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो का अपोज करता है। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि वायर किससे मिलके बना है, वायर किसका है। जैसे मेरे पास एक कॉपर वायर है, मैंने कॉपर वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, या कॉपर वायर के एरिया को डबल कर दिया। कॉपर वायर तो कॉपर ही है ना, तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा नहीं। रेजिस्टिविटी कब चेंज होता है? जब मटेरियल चेंज होता है। तो जब तक मटेरियल चेंज ना करे रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। एक और फैक्टर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। एक सिंगल फैक्टर, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा। एक फैक्टर ध्यान रखना है। बाकी वायर को आप तोड़ दो, मोड़ दो, लेंथ बढ़ा दो, लेंथ कम कर दो, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी मटेरियल का है। अच्छा, फॉर्मूले की बात करें तो रो एल बाय ए लिखा था, यहां से रो सॉल्व कर रहे तो रो क्या आता? आर का मल्टीप्लाई ए में हो जाता, आर ए, और लेंथ को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। भाई एरिया है,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर से 1 मीटर कट कर दिया तो बचा क्या ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या है ओम मीटर। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में। देखते हैं आगे, ये तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिलहाल तो अभी कुछ चीजें देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, तो रेजिस्टेंस को बेसिकली हम दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। एक हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना सीरीज में, कैसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल का एक टर्मिनल मैंने क्या करा बल्ब से कनेक्ट किया, दूसरा वाला बल्ब का टर्मिनल दूसरे से, इसको अगले से, इसको अगले से। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे करंट क्या है एक जैसा जाएगा, अगर यहाँ से करंट चलता तो वही करंट यहाँ जाता, वही करंट यहाँ जाता, सेम करंट पास होके यहीं आएगा। मतलब ये हो गया कॉम्बिनेशन हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के, पहला सीरीज और दूसरा, पहला कॉम्बिनेशन किसका है इन सीरीज, इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहला मैं सर्किट बना लेता हूं, ये मान लेता हूं पहला रेजिस्टेंस है, मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, रेजिस्टेंस मतलब बल्ब हो सकता है कुछ भी, और ये तीसरा लगा दिया, ये तीन, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेल और एक की लगा दी ऐसे। अब ये सोचो कि मैं अगर स्विच ऑन करूंगा तो करंट पास करेगा, अब जो करंट इससे जा रहा है R1 से वही करंट R2 से जाएगा और वही करंट R3 से जाएगा, मतलब करंट क्या हो गया सीरीज में सेम, करंट क्या फ्लो करेगा सेम। पहला ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट हमेशा कैसा फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करेगा। एक बार देख लेता हूं मैं वापस से, ठीक है, करंट कैसा सेम। आज दूसरे पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज के बारे में बात करें तो इसका पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, दूसरे वाले का पहला ये, दूसरा ये, इसके लिए पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, मतलब मैं अगर ABCD दूं तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ऐसे। तो इसके लिए वोल्टेज डिफरेंस कैसे आता, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता, वक्दन होता जो भी आता, फिर यहां से यहां जाता तो इसका वक्दन होता, फिर इससे यहां से यहां जाता इसका वक्दन होता। सभी के वक्दन क्या होंगे अलग अलग, क्यों, क्योंकि सभी के टर्मिनल क्या है अलग अलग, पहले के लिए एक टर्मिनल ये दूसरा ये, इसमें एक टर्मिनल ये दूसरा ये, तो दोनों टर्मिनल क्या होगा चेंज। जब पॉइंट पोजीशन चेंज, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाना है, मैं यहां से यहां ले जाऊं, यहां से ऐसे घूम के ले जाऊं, यहां से ऐसे घूम के ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट ये दूसरा ये, पॉइंट अगर सेम है तो वक्दन सेम है, पॉइंट अगर सेम है तो वक्दन सेम है, और वक्दन सेम है मतलब पोटेंशियल सेम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके जा रहा हूं, ए से बी लेके जा रहा हूं चार्ज को, तो वक्दन हुआ 10 जूल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 हुआ। मैं अब चार्ज को उठा के यहां से ऐसे घुमाते घुमाते यहां लाया, तब भी वक्दन कितना होगा 10 जूल, क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है सेम। मैं अब चार्ज को घुमा के फिर ऐसे ऐसे लेते यहां आया, तब भी वक्दन क्या होगा 10 जूल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कहां से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो अलग अलग पॉइंट है, पहले वाला ये दूसरा ये, इसमें पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब पोटेंशियल अलग अलग जाएगा। तो पहले में हो गया V1, दूसरे में हो गया V2 और तीसरे में हो गया V3, तो ये हो गया डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग अलग, ठीक है। कंडीशन है कभी कभी पोटेंशियल सेम भी हो सकता है, कब, जब रेजिस्टेंस सेम हो जाए, भाई V = IR होता है, करंट तो एक जैसा रहेगा, और रेजिस्टेंस भी अगर सेम हो जाए, R1 R2 R3 बराबर बराबर हो जाए, 5 5 5 के, 10 10 10 के, 20 20 जो भी हो, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो वोल्टेज तो एक जैसा जाएगा ना, इसमें इसमें इसमें, तो ये कंडीशनल है। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो 100% अलग ही होगा। तो ये हो गया। अब इसमें फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, जैसे ही तीनों का कंबाइन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज में, मैंने टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया RS, क्या होगा तीनों का सम R1 + R2 + R3, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। सीरीज कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = R1 + R2 + R3। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में ऑलवेज ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ग्रेटर देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल वैल्यू,
ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम इंडिविजुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है? 30 वाला। तो जो टोटल आएगा सीरीज में अगर टोटल देखें तो तीनों का क्या करते, सम कर देते, तीनों को क्या करते, ऐड कर देते। तो टोटल कितना आता, 15 और 30 कितना आया, 45 ओम। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है, ये टोटल है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम इंडिविजुअल से ज़्यादा आएगा। मैक्सिमम कितना है, 30 से ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम इंडिविजुअल से ज़्यादा। इसे ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसी की हेल्प से सॉल्व होंगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कनेक्शन, सेकंड, इन पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, वो यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ। मान ले एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ये 3 रेजिस्टेंस दिए थे, मैंने बोला तीनों को कनेक्ट करना है पैरेलल में। कैसे कनेक्ट, तीनों का एक टर्मिनल उठा के तीनों को जोड़ दो, पहला वाला टर्मिनल उठा के तीनों को जोड़ दो, और यहाँ से एक वायर निकला, एक वायर यहाँ से निकला, ये हो गए पैरेलल में। और यहाँ लगा दिया हमने बैटरी या स्विच, बैटरी और स्विच दोनों लगा दी। अब क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगा, करंट जैसे यहाँ जाएगा, करंट यहाँ पे आया। अब करंट के पास 3 ऑप्शन है, 3 जगह है जाने की। एक करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो मान लेते हैं पहले वाले में करंट गया I1, दूसरे में कितना गया I2, और तीसरे में कितना गया I3। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर करंट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है पैरेलल में। तो पहला पॉइंट हो गया, करंट क्या होगा, डिफरेंट। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट था, इसमें करंट डिफरेंट होगा, ठीक है। दूसरा, अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस देखें यहाँ पर, तो भाई पहले वाले का टर्मिनल एक ये है और दूसरा ये है, दूसरे वाले का टर्मिनल एक ये है और दूसरा ये है, तीसरे वाले में टर्मिनल ये है और दूसरा ये। भाई टर्मिनल तो दोनों सेम है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या होगा, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। 2 चीजें आ गई। अब आते हैं आगे, इसके बारे में आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 है तो रेजिस्टेंस जो टोटल होगा पैरेलल में वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा तीनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा। अब इसका अगर 2 है, फॉर 2 रेजिस्टेंस, फॉर 2 अगर 2 रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इसमें एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आता है R1 R2, इधर क्रॉस करते कितना आता है R2 प्लस R। रेसिप्रोकल करें, हमें तो RP लाना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला। 2 रेजिस्टेंस आपको 90% मिलेंगे, 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इस टाइप से सॉल्व करने में दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि पहले इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, इसके बाद रेसिप्रोकल करना कभी नहीं भूलना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नॉर्मली सारे स्टूडेंट रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो हम रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना। तो इसलिए डायरेक्ट 2 रेजिस्टेंस है ना, तो यही फॉर्मूला लगाओ, रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जरूरत है। अच्छा एक चीज देखें, रेजिस्टेंस कम हो रहा, क्यों, 1/R है ना, रेजिस्टेंस क्या हो रहा, कम हो रहा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसमें एक लाइन देख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम इंडिविजुअल वैल्यू, मिनिमम इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका, मैं यहां पर 2 रेजिस्टेंस ले लेता हूं, मैंने ले लिया, पहला ले लिया 5 ओम और दूसरा ले लिया 10 ओम। मिनिमम कौन सा है, 5 ओम। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब टोटल दोनों को पैरेलल में लगाऊंगा तो मिनिमम से भी कम वैल्यू आएगी, यही बोला है। टोटल जो आएगा लेस देन आएगा, किससे, मिनिमम इंडिविजुअल से।
मिनिमम वैल्यू क्या है 5, दोनों में मिनिमम क्या है 5, टोटल 5 से भी कम आए, करके देख लेते हैं। तो आरपी क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों का ऐड करो, कितना आया 50 डिवाइड बाई 50 कितना आया 3.3। मिनिमम कितना था 5, उससे भी कम आया। तो ध्यान रखेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम इंडिविजुअल से भी कम होगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करता है, इसीलिए घर के सारे कनेक्शन क्या होते हैं पैरेलल में, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि पावर लॉस कम हो जाता है, एनर्जी का लॉस कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। अगला जो हमारा लेक्चर है जल्दी लेके आऊँगा, इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा। तो फिलहाल तो थैंक यू सभी लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहें आगे वाले लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू।